आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जो मैं देख रहा हूँ लास्ट इतने सालों से कि पीपल डिजायर फॉर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन द सेंटर, और एक कोट जो हमेशा आते रहता है विच इज अ स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट लीड्स टू अ वीकर पर्सन। व्हाई डू पीपल डिजायर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट? इसके साथ एक और कहावत भी है कि एक सरकार को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकार से नहीं डरना चाहिए। वो भी एक कहावत है। इसका एक काफ़ी लंबा इतिहास है, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक ढांचा जो है वो हमारी राजनीति को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, और जो लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है संविधान की तरफ और सरकार की तरफ काफ़ी उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे पूरे इतिहास में ब्रिटिश सरकार के बाद यही रिवाज रहा है कि सेंटर में एक काफ़ी शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग सरकार रहे। ब्रिटिश का लॉजिक ये था कि जो आंदोलन चल रहे हैं भारत में आज़ादी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको काबू में रखने के लिए एक पावरफुल गवर्नमेंट हो सेंटर में। और उन्होंने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिसमें पूरा ढांचा था। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो पहले जो चुनाव हुए उस एक्ट के अंदर कांग्रेस, जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी, आज़ादी की पार्टी थी, आंदोलन की पार्टी थी, गांधी की पार्टी थी, वो 8 स्टेट्स में इलेक्शन जीती। और फिर कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्हीं ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और ब्रिटिश भी काफ़ी सरप्राइज्ड रहे कि कितने जोश से फिर कांग्रेस पार्टी ने यही जो प्रोविजंस थे लोगों को अंदर रखने के लिए, जेल में करने के लिए, डिटेन करने के लिए, वो कैसे इसका उपयोग कर रहे थे। और फिर जब आज़ादी मिली तो कांग्रेस पार्टी को दिखा कि ये बहुत ही एक अच्छा ढांचा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो क्यों नहीं हम भी इसको यूज़ करें संविधान में। और जो 3 जो बड़े नेता थे जो संविधान सभा में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, अंबेडकर, नेहरू और पटेल, तीनों चाहते थे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे। अलग कारण थे उनके। तो अंबेडकर का मानना था कि जो कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी है वो लोकल लेवल पे बहुत ऑपरेट करती है, तो इसलिए उसको काबू में रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, ताकि फिर ये तो लोकल कास्ट पॉलिटिक्स जो हो उनको एड्रेस कर पाए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेहरू का मानना था कि जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में गरीबी, इलिटरेसी को लेकर, उनको सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ज़रूरी है। और पटेल का मानना था कि लॉ एंड ऑर्डर, सिसेशन, ये जो दिक्कतें हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है। तो उससे क्या हुआ कि एक कंसेंसस था संविधान सभा में कि जैसा भी देश हो, सेंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हाँ, फेडरलिज्म होगा, स्टेट्स होंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो असली जो पावर है, चाहे वो इकोनॉमिक आर्थिक पावर हो, राजनीतिक पावर हो, सोशल पावर हो, वो सेंटर में ही रहेगा। और फिर एक बार जब वो रोड जो है वो शुरू हो गई, तो उसी पे फिर पॉलिटिक्स भी चली, उसके बाद राजनीति चली उसके बाद। और इसलिए पिछले जो रहे हैं 7 दशक, हम जो भी सेंटर में रहा हो, चाहे वो नेहरू की कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, तो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर जो पूरी हमारी इमेजिनेशन है डोमिनेट किया है। तो इसलिए अब हमें लगता है कि एक ही तरीका है राजनीति करने का, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो ये इसी की वजह से लगता है मुझे कि अब इतना वो पूरा जो पब्लिक इमेजिनेशन है वो इतना सोचता है कि बस एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे, और यही इसी से सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, डेवलपमेंट होगी। पर ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो तो मतलब बुलडोजर है, तो उसके नेगेटिव्स क्या है? तो एक तो जैसा अभी अभी बोला आपने कि जो किसी भी संविधान में एक बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप देखें बाकी देशों के संविधान जो हैं, अलग अलग देशों के, नॉट जस्ट यूएस, यूके,
और देश जो हैं साउथ अफ्रीका, केन्या, हमारे जैसे देश जो हैं, हमारे जैसे जो दिक्कतें हैं जिनको, तो चाहे सेंटर स्ट्रांग हो या ना हो, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस साथ में इन संविधानों में हैं जो सेंटर को काउंटरएक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, उसके जो मेंबर्स होंगे उनको उनका अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट तरीके से होगा। इलेक्शन कमीशन जैसे फॉर एग्जांपल है और देशों में, अपॉइंटमेंट वहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से होता है। तो ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो चेक कर सकते हैं सेंटर को। वैसे अब फेडरलिज्म भी है एक चेकिंग फोर्स, स्टेट्स के जो पावर्स हैं। और भी आप जानते हैं अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है कि गवर्नर जो है स्टेट्स में, वो क्या बिल्स पे इफेक्टिवली बैठ सकते हैं या नहीं। तो ऐसे संविधानों में ऐसे काफ़ी ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन हमारे संविधान में अगर आप ध्यान से देखें तो ये बैलेंसेस थोड़े काफ़ी कमज़ोर हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन अगर आप देखिए, जो संविधान का जो टेक्स्ट जो है, जो संविधान का टेक्स्ट आर्टिकल 324 जो शब्द जो हैं, वो शब्द ये हैं कि पार्लियामेंट एक कानून पास करेगा, लेकिन जब तक पार्लियामेंट कानून पास करेगा इलेक्शन कमीशन को लेकर, तब तक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट माने सरकार। तो वो तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था। तो ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी कम है हमारे संविधान में, विच इज़ वाई पिछले सात दशक जो हैं हमने देखा है कि यही एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा है और इसको काउंटरैक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहा है। अब जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो, चेक्स एंड बैलेंसेस के इंस्टीट्यूशंस तो हमारे पास है, हाँ। जैसे जुडिशरी हो गया, ईडी हो गया, हम्म, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, पर ये इंस्टीट्यूशन भी कहीं सरकार को ही रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक रीज़न शायद हो सकता है। बट जो लास्ट 11 साल में हमने देखा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की एक होड़ मची, और फिर वो गए कहाँ पे भी कुछ काम करा दिया, कुछ रुकवा दिया। लाइक इन दिल्ली तो इट्स ऑलमोस्ट के लोगों को एक्सटॉर्ट ही कर दिया है कि अगर नहीं दोगे हमको, बीजेपी नहीं आएगी पावर में, तब तक कुछ नहीं होगा। एक तरह का एक्सटॉर्शन चला हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हुआ है। तो अभी आपने दिल्ली की बात करी, दिल्ली का एक अपना लंबा इतिहास है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था, मतलब एग्जीक्यूटिव का ही कंट्रोल था। फिर काफ़ी आंदोलन हुए कि दिल्ली को एक अपनी सरकार मिले, अपनी असेंबली मिले। काफ़ी दशकों बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और आर्टिकल 239 AA पास किया, जिसमें दिल्ली का पूरा जो संवैधानिक ढांचा है वो उसमें लिखा गया। अगर आप वो प्रोविज़न देखेंगे, उसकी लैंग्वेज इतनी कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट में कोई फ़र्क हो विचार का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर फिर रिजर्व कर सकता है बिल को या प्रेसिडेंट को दे सकता है। लेकिन ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कैसा फ़र्क हो विचार में, कोई फ़र्क हो नहीं हो। तो ऐसा इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी है इस प्रोविज़न में कि अगर कोई चाहे तो उसको अब्यूज़ कर सकता है। अब क्या हुआ कि कई सालों तक लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार में अच्छे रिलेशंस रहे, तो वो अब्यूज़ नहीं हुआ। पिछले 10-11 सालों में आपने देखा है कितना अब्यूज़ हुआ है उसका, टू द एक्सटेंट कि जो सीएम हैं, उनके अपने जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी बात सुनते नहीं हैं, फाइल साइन नहीं होती। लेकिन अल्टीमेटली ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि संविधान की जो लैंग्वेज है वो वेग है और एम्बिगुअस है, और अलाउ करती है कि जिसके पास पावर हो वो उसको अब्यूज़ कर सकता है। तो यही दिक्कत है और यही दिक्कत रही है काफ़ी समय से। अंबेडकर की एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसको लोग काफ़ी रिपीट करते हैं। अब जो अंबेडकर की जो आखिरी स्पीच थी संविधान सभा में, अंबेडकर ने कहा कि अब हमारे पास ये संविधान है, और अगर ये संविधान चला नहीं ठीक से तो इसका कारण ये नहीं है कि संविधान खराब है, लेकिन जो आदमी है चलाने वाले, वो आदमी खराब है। लेकिन अगर आप देखें संविधान की जो लैंग्वेज है, वो अगर अलाउ करती है ऐसे आदमियों को ख़राब काम करने के लिए, तो दिक्कत मेरे अनुसार वहाँ है। संविधान का की जो लैंग्वेज है, जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिज़ाइन है, वो ऐसे अब्यूज़ को अलाउ करती है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब अगर आपके पास जो लोग जो हैं जो चला रहे हैं वो अपने पावर को रिस्पेक्ट करते हैं, कायदे में रहते हैं, तो फिर इशू नहीं होगा।
लेकिन जैसे ही वो नहीं हो, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम में हो चाहे अब हो, तो एकदम से संविधान के अनुसार ही फिर काफ़ी अब्यूज़ हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, अगर एक सिटीजन फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन और एक सिटीजन फ्रेंडली स्टेट के लॉज क्या हो सकते हैं, और क्या हम उसमें कितनी दूर है? अभी तो बहुत बहुत दूर है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा था, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, वो बहुत ही अनबैलेंस्ड और लॉपसाइडेड है। एग्जीक्यूटिव को बहुत ही पावर देता है। अगर आप देखें अगेन फॉर एग्जांपल कुछ और देशों में, लैटिन अमेरिका में फॉर एग्जांपल, जहाँ पे काफ़ी जन आंदोलन हुए हैं, उन देशों में फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो जो इंडिजिनस लोगों के लैंड को ले रहा है या पर्यावरण में बहुत ही डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो संविधान में ही ये अधिकार है कि जिन लोगों को वो अफेक्ट कर रहा है, उनके पास अधिकार है कि उनको कंसल्ट किया जाए, वो अपने विचार रख पाएँ, और उससे पहले कोई एक्शन नहीं ले सकती सरकार। तो ऐसे संविधान में ही ऐसे प्रोविजंस हैं। हमारे पास वैसे प्रोविजंस नहीं हैं, कुछ कानूनों में हैं लेकिन संविधान में नहीं है। उन कानूनों को काफ़ी बार सरकार ही अपने आप अंडरमाइन करती है। तो ऐसे जो कुछ प्रोविजंस हैं, जो विचार हैं, जैसे कि जो जनता है, जनता को पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसे ऐसे फैसलों में, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हों सरकार के, पार्लियामेंट को मीनिंगफुल पावर मिलना चाहिए। तो वो सब हमारे संविधान में या तो नहीं है या काफ़ी वीक और एम्बिगुअस हैं। तो इसी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेंटर में एक मेजॉरिटी पार्टी हो, तो संविधान बेसिकली बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा पावर देता है, और इसलिए फिर वो हम देखते हैं सिटीजन फ्रेंडली जो आप कह रहे हो, काफ़ी मुश्किल है फिर उसको होना, क्योंकि फिर सिटीजन फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट जो है वो डिपेंड करती है कि किसी एक आदमी या किसी एक पार्टी या किसी एक समूह के पास सारा पावर नहीं हो। तो वही दिक्कत है। जैसे मैं जब भी पढ़ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है और यूपी गवर्नमेंट जो चाहिए वो कर रही है, तो ये कैसे हो जाता है? ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस किस मामले में हुआ है। मतलब ये बुलडोजर हाँ। वाले मामले में। अब बुलडोज़र का मामला आप देख लीजिए। बुलडोज़र पूरे देश में अब देख रहे हैं अलग-अलग जगहों पर कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, मान लीजिए कहीं पे कुछ रायट हुआ या कुछ हुआ, तो अगले दिन जाके किसी का घर डिमोलिश कर देगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहले 3-4 साल सोती रही, फिर आखिर में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट जाग गई और कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, और कोर्ट ने गाइडलाइंस पास करी कि अगर आपको बुलडोज़र चलाना है, ये नहीं है कि मना है, लेकिन एक गाइडलाइंस फॉलो कर लीजिए। अगर आप वो गाइडलाइंस देखेंगे तो वो भी काफ़ी वेग हैं। मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पब्लिक लैंड पे हो किसी का इलीगल कंस्ट्रक्शन, या मान लीजिए रेलवे स्टेशन के पास में हो, तो फिर ये गाइडलाइंस अप्लाई नहीं करेंगी। कोर्ट ने कहा कि नोटिस अगर दे दिया तो फिर ठीक है। तो एक तो गाइडलाइंस में ही काफ़ी फिर स्पेस मिली है एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट करने के लिए, और दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली अगर डेमोलिशन हो, तो जिसका घर डिमोलिश हुआ है, जिसको इविक्ट किया गया है, हर कोई सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं आ सकता। वो उसको या तो लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा या सरकार से ही बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे, हर बार तो यू कांट कम बैक टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि ये देखिए क्या हुआ है। एंड अनलेस फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि साफ कि इस मामले में मान लीजिए अगर किसी सरकारी अफसर ने गलत तरीके से डिमोलिश किया है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो जजमेंट में है, लेकिन अगेन काफ़ी वेग तरीके से है, तो इसलिए डेटरेंस फिर नहीं हो पाएगी। तो एक बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ये सॉल्व पूरा नहीं हो सकता, वो तो लोकल लेवल पे ही सॉल्व होना पड़ेगा। जुडिशरी है, द लोकल लेवल हैज़ टू बी मोर प्रोएक्टिव। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये साफ रिकॉग्नाइज नहीं किया कि देखिए जो हो रहा है वो एक्चुअली काफ़ी बार कम्युनली मोटिवेटेड डेमोलिशंस हैं, जिसमें जो रूल ऑफ लॉ है बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा। तो ये जजमेंट में कहीं नहीं आता। तो अनटिल यू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम एज द कोर्ट कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कम्युनली मोटिवेटेड डेमोलिशंस चल रहे हैं, सोल्यूशन भी ऑलवेज इनसफिशिएंट रहेगा। दे आर नॉट सेइंग दैट दीस आर कम्युनली मोटिवेटेड। सब जानते हैं कम्युनली मोटिवेटेड है, सब जानते हैं कि
रायट हुआ, अगले दिन जो जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी घर हैं वो डिमोलिश हो गए। ये तो बहुत क्लियर है, एक बार, दो बार, तीन बार, एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट्स। लेकिन अगर अब कोर्ट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर सोल्यूशन भी फिर कम ही रहेगा। बट एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की एस्पिरेशन है इंडिया में, वो लोग वही मैं जहाँ से हमने शुरू किया था, हाँ। लोग वो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे, हम्म, और जो माइनॉरिटीज़ है, जो या जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, वो चाहते हैं कि एक रोबस्ट डेमोक्रेसी हो। हम्म, तो लोग भी कहीं यही चाहते हैं, हम्म, ऐसा हमें बोला जाता है कि हम्म। चुप बैठो तुम, लोग यही चाहते हैं। कोई सवाल है कौन से लोग हैं जिनकी बात हो रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगेन इतिहास में काफ़ी जगहों पर आंदोलन चले हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के खिलाफ। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक राइट्स मूवमेंट जो पूरी थी 50s में, इसके बाद सब स्टेट्स जो ऑर्गेनाइज हुए नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी, इनफैक्ट ये काफ़ी लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम जो अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से काफ़ी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस आए थे कि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ये अपनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। हाँ, इंडिया में रहेंगे लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जैसे कश्मीर के साथ हुई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे तो आंदोलन रहे हैं काफ़ी जगहों पर इंडिया में, काफ़ी लोगों ने करे हैं इतिहास में। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर इसके खिलाफ भी काफ़ी आवाज़ें होती हैं, तो काफ़ी ये कॉन्टेस्टेड है। ये नहीं है कि पूरी जनता स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहती है, लेकिन जो आवाज़ें हम सुनते हैं वो एक तरीके की आवाज़ें होती हैं। अगर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें इस पे कि जैसे आपने कहा कि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुए थे, तो इसका अगर हम मैप करें कि ये कब ख़त्म होना शुरू हुए और उसके रीजंस क्या हैं। तो ये तो हमारा पूरे इतिहास में ऐसे प्रोटेस्ट चलते रहे हैं, और आई थिंक इट अगेन डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है और बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं साथ साथ में। तो एक तो पूरा ट्रेडिशन है प्रोटेस्ट का, धरनों का, चक्का जाम, ये सब चलता रहा है हमारे इतिहास में बहुत समय से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है हेलिंग द स्टेट करके, जिसमें डिस्कशन है पूरा कि ये जो सारे जो तरीके रहे हैं प्रोटेस्ट करने के ताकि सरकार आवाज़ सुने लोगों की, तो वो क्या क्या तरीके रहे हैं, रेल रोको आंदोलन, ये सब तो पूरे इतिहास में रहा है आई थिंक। लेकिन कभी कभी ऐसा ये होता है कि सरकार के तरफ से बहुत ही रिप्रेशन आता है। तो अगर आप देखें अभी जो यूएपीए जो कानून है, उसमें अगर एक एक्विजिशन हो पुलिस की तरफ से, तो फिर एक बार जेल में गए, अरेस्ट हो गए, तो फिर कानून के अनुसार बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। 4, 5, 6 साल जेल में चले जाएंगे, बेल नहीं मिलेगी। कुछ लोग 20 साल बिताएंगे जेल में, फिर एक्विट हो जाएंगे। जैसे अभी जो बॉम्बे का जो अभी आपने पढ़ा होगा, जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट। एक्विटल हुआ, वो बहुत सालों बाद एक्विटल हुआ। तो इस अगर अब आप एक जनता के एक मेंबर हैं और आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट किया, फिर अरेस्ट हुए और केस आपके खिलाफ तो कुछ बना नहीं, लेकिन तब भी आप 4, 5, 6 साल जेल में हैं, तो फिर जिसे हम कहते हैं लॉयर्स चिलिंग इफेक्ट जो होता है कि आप बस चुप रहेंगे और अपना ही काम करेंगे, तो वैसे फिर प्रोटेस्ट अपने आप ही कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन रुक जाएंगे। अब आप पिछले कुछ सालों में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, एनआरसी के टाइम पे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट रुक तो नहीं गए हैं। लेकिन अगर ऐसे कानून जैसे यूएपीए जैसे कानून है, वो अगर ऐसे लागू होंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा प्रोटेस्ट करना, क्योंकि यही डर रहेगा कि अगला जैसे अगले जिस पर ऐसे कानून लगाएंगे वो मैं तो नहीं होऊंगा कहीं। यूएपीए का रैशनल क्या है ऐसे कानून का होने का? मतलब आते तो रैशनैलिटी पे ही है कानून, तो इसका रैशनल क्या था? यूएपीए एक्चुअली जो यूएपीए की जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिश लैंग्वेज है। 1911 में पहली बार ऐसा कानून पास हुआ जिसमें ये बेल का जो है रिक्वायरमेंट कि अगर पुलिस केस के अनुसार प्राइमा फेसी माने पुलिस का केस पढ़कर अगर लगा कि कुछ है तो बेल नहीं मिलेगी। ये 1911 में सबसे पहले आया। ऑफ कोर्स ब्रिटिश का ये मोटिवेशन था कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हम उन पे काबू रखें, तो यही रहा। लेकिन फिर वही हुआ कि ब्रिटिश चले गए लेकिन कानून वही रहे, और जो ब्रिटिश के बाद जो सरकार में आए उनको लगा कि ये बड़े अच्छे कानून हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर दिक्कत हुई तो ये कानून है हमारे पास।
तो कानून चलते गए वैसे बस। ऑफ कोर्स लॉजिक ये है कि जो टेररिस्ट हैं, ऐसे लोग जो हैं जो माओवादी हैं, ये उनके खिलाफ हम कानून बस इनके खिलाफ यूज़ करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बार वो लॉजिक शुरू हो गया तो फिर कोई भी माओवादी हो सकता है, कोई भी नक्सल बन सकता है, कोई भी अनलॉफुल काम कर सकता है। तो फिर कुछ बाउंड्री नहीं बचेगी फिर। एक बार आपने लॉजिक एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम ऐसे कानून यूज़ कर सकते हैं, फिर वो लॉजिक तो आपको ले जाएगा एक जगह पे जहाँ पे हर कोई इन कानूनों के में फँस सकता है। बट ब्रॉडली अगर हम देखें कि लास्ट 11 साल में, जैसे हमने जब शुरू किया तब भी कहा कि लोग सरकार से ना डरे, सरकार लोगों से डरे। हाँ। बट ये तो बोथ वेज चल ही रहा है, मतलब कुछ लोग हैं जो सरकार के साथ है और लोगों को डरा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो इसमें जो जुडिशरी का इंटरवेंशन आपके हिसाब से कैसा रहा है? हाँ, इसमें तो इस पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा है पिछले 10-11 साल से। तो मेरे अनुसार जुडिशरी का जो इंटरवेंशन रहा है वो एडिक्वेट नहीं रहा है, क्योंकि अगर अब ऐसे कानून हैं जैसे यूएपीए है, तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत ध्यान से ऐसे कानूनों को स्क्रूटनाइज करे, उनको रिव्यू करे और देखे कि क्या इनका इम्पैक्ट है फ्री स्पीच पर, लिबर्टी पर, आज़ादी पर। देखे ध्यान से कि क्या इम्पैक्ट है, और एक इंडिविजुअल केस में बहुत फिर ध्यान से ये देखे कि पुलिस का केस बना है, नहीं बना है, क्या हुआ है। और ये मेरे अनुसार जुडिशरी ने एडिक्वेटली नहीं किया है। तो अगर आप देखें उमर खालिद का जो केस है, इस पे मैं काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ और लिख भी चुका हूँ। तो वो अभी उमर खालिद 5 साल जेल में अब रह चुके हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और अगर आप वो हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ें जिसने उनको बेल मना करी थी, तो उसमें ऐसी चीज़ें कही गई हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था और राइट शुरू हुए और उसके बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी मैसेजेस एक्सचेंज हुए। तो इससे लगता है कॉन्स्पिरेसी है इन लोगों के बीच में। तो ऐसा लॉजिक बनाकर इन जजमेंट्स में बेल डिनाई की जा रही है। सो आई थिंक ओवरऑल ये रिकॉर्ड रहा है। ऑफ कोर्स अब कुछ ऐसे जज हैं जो अभी भी स्टेट या सरकार के प्रति एक स्केप्टिकल तरीके से आँख देखते हैं। तो वो ऐसे जजेस हैं जो कहते हैं नहीं हमें साफ तर्क लाइए, साफ एविडेंस लाइए, तभी हम बेल को डिनाई करेंगे, नहीं तो हम बेल देंगे। ऐसे जजेस हैं ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी जजमेंट्स भी आई हुई हैं, अच्छी जजमेंट्स तो बेल देती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि फिर एक तो कानून इस तरीके का है, और काफ़ी जज हैं जो फिर इस कानून को ऐसे इन्फोर्स करते हैं जिससे कि एक ब्रॉडली जो हम कहते हैं स्टेट के प्रति डेफरेंस दिखाते हैं। यहाँ अगर पुलिस ने कहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसकी वजह से फिर काफ़ी लोग जेल में रहे हैं बहुत सालों तक बिना किसी जेन्युइन एविडेंस के। तो ये आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम रही है जुडिशरी के रिकॉर्ड में। और जब इन कानूनों को संवैधानिक तौर से चैलेंज किया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो कोर्ट्स ने ऑलवेज उनको अपहोल्ड किया है। चाहे पीएमएलए हो, जो अभी कुछ साल पहले ये कोर्ट ने अपहोल्ड किया, चाहे और कानून हो, तो कोर्ट ने उनको अपहोल्ड किया है हर बार, और ये नहीं कहा है कि ये गैर संवैधानिक है। तो ये भी एक दिक्कत रही है। पर कोर्ट्स क्या कर सकते हैं ऐसे मामलों में? एक तो ऐसे कानूनों को बोल सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सबसे आसान उपाय ये है। और कोर्ट साफ स्पष्ट कर सकते हैं कि ये हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स, और ऐसे कानून जैसे पीएमएलए हो या यूएपीए हो, वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो फिर पार्लियामेंट को कहें कि आपको कानून लाना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कानून लाइए। तो ये सबसे आसान उपाय है मेरे अनुसार कोर्ट के सामने। अगर कोर्ट को वो नहीं करना, अगर कोर्ट समझती है कि इन कानूनों का कुछ यूज़ है, तो फिर कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंडिविजुअल केस में बहुत ही ध्यान से एविडेंस को तौले नापें, जिसे हम लोग आइज़ वाइड ओपन अप्रोच बोलते हैं। क्योंकि अगर यूएपीए के जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत 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 सीवियर है। यूएपीए के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ये हैं कि अगर आप अरेस्ट हो गए तो फिर आप जब तक ट्रायल ख़त्म होगा 10-15 साल हो जाएंगे। तो इसलिए फिर कोर्ट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि अच्छे कोई कारण है कि ये आदमी या ये महिला जेल में रहे, या ऐसे ही इनके खिलाफ केस हो गया है। तो वो डिटेल से स्क्रूटनाइज जो करना चाहिए वो होना चाहिए। और एक टाइम लिमिट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब अगर देख लीजिए अगर 300 विटनेस हैं
300 तो कैसे करोगे आप ट्रायल? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे कोर्ट्स की कि कि ट्रायल ख़त्म नहीं हो पाता टाइम पे। तो वो टाइम लिमिट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दैट यू कांट इम्पोज। यू ऑल्सो वांट कि जस्टिस बी डन, कि अगर कोई निर्दोष है तो एक्विटल हो उनका। ये नहीं कि जल्दबाजी में कन्विक्ट कर दें। तो वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कोर्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से देखे इन केसेस को, और ये मान के चले कि जो हम बोलते हैं कि बेल इज़ द रूल, कि वो एक्चुअली अप्लाई करे इन केसेस में, तो उससे काफ़ी कुछ हो सकता है। तो जैसे एक सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन अगर हो रही है चीज़ों की, तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस, ये दोनों चीज़ के बीच में हमारी जुडिशरी और हमारा पॉलिटिकल क्लास एक दूसरे से जूझ रहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? तो इसका जवाब देने के लिए हमें संविधान को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि संविधान की ही टेरेन पर राजनीति चलती है, उसकी टेरेन पर ही जुडिशरी जजमेंट देती है और ये सब। तो संविधान को काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा, और संविधान को अगर आप देखें तो मेरे अनुसार ऐसे 6 एक्सिस हैं या 6 चीज़ें हैं जहाँ पे जो पावर जो है, पॉलिटिकल पावर, पब्लिक पावर जो है, वो सेंट्रलाइज हो रहा है और होता रहा है पिछले 70 साल से। तो पहली ये एक्सिस है फेडरल एक्सिस। तो ये तो सब जानते हैं कि इंडिया एक फेडरल देश है, सेंटर है और स्टेट्स हैं। सेंटर के अपने पावर्स हैं और स्टेट्स के अपने अपने पावर्स हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जो भी है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक आर्टिकल है जो लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, 293। उसमें उस आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर कोई भी स्टेट डेट में हो या कोई पैसे वो करती है सेंटर को, तो वो स्टेट और पैसा बोरो नहीं कर सकती सेंटर की परमिशन के बिना। और ऑफ कोर्स जो हमारा फिस्कल इम्बैलेंस रहा है संविधान में, हर एक स्टेट डेट में है सेंटर को। तो बेसिकली कोई भी इंडियन स्टेट पब्लिक बॉर्डिंग नहीं कर सकती सेंटर की परमिशन के बिना। और इसमें भी देखा गया है कि एक्चुअली सेंटर हैज़ बीन यूजिंग दिस प्रोविजन टू ट्राई एंड इम्पोज पब्लिक पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स ऑन वेरियस स्टेट्स। जैसे कि आप बिजली को प्राइवेटाइज कर दीजिए, नहीं तो हम आपको परमिशन नहीं देंगे। पर इनफैक्ट रिसेंटली केरला को इनफैक्ट एक केस फाइल करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के खिलाफ, ये कहते हुए कि आप इस आर्टिकल को मिसयूज़ कर रहे हैं, या आप इस आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी ट्राई कर रहे हैं स्टेट पे डालने के लिए। और ऐसे प्रोविजंस भरे पड़े हैं हमारे संविधान में, जहाँ की स्टेट्स के पास कुछ कुछ पावर्स तो हैं, लेकिन जो ओवरराइडिंग पावर जो है वो सेंटर के पास है। तो इसलिए आप अगर समझते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रलाइजिंग जो ड्रिफ्ट जो है उसके खिलाफ कुछ कर सकती हैं, तो मुश्किल ये है कि इतना सारा पावर सेंटर के पास है तो स्टेट्स के पास काफ़ी कम है। तो एक एक्सिस तो ये हुई सेंटर स्टेट तो रिलेशन जो है, उसमें जो इम्बैलेंस जो है, एक तो वो है। दूसरा ये है कि अब पार्लियामेंट को देखिए। तो ये हम सब जानते हैं इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सब लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये है कि पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल, शुड बी द मोस्ट पावरफुल। और ये काफ़ी लोग जानते हैं कि इन थियोरी जो सरकार जो है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और जब भी पार्लियामेंट आता है सरकार गिर सकती है। दैट्स द पॉइंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे संविधान में अगर आप देखें तो पार्लियामेंट एक्चुअली बहुत ही वीक इंस्टीट्यूशन है। 3-4 तरीके हैं इसके। एक तो जो हम जानते हैं एज द एंटी डिफेक्शन रूल। तो एंटी डिफेक्शन रूल क्या है? ये रूल ये है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर पार्टी लीडरशिप यानी कि जो रूलिंग पार्टी सरकार हो चाहे लीडरशिप हो, अगर वो लीडरशिप ने एक विप पास किया, मैंने लीडरशिप ने कहा कि इस बिल पे या इस मुद्दे पे सभी को एक तरीके से वोट करना है पार्लियामेंट में, तो अगर किसी ने उस पार्टी में अगर किसी ने उसका पालन नहीं किया तो वो एक्सपेल हो जाते हैं पार्लियामेंट से। इसका मोटिवेशन ये था कि लोग फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे थे, आया राम गया राम, सुबह एक पार्टी में दोपहर को एक और पार्टी में, तो उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया और अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई। इसका लेकिन इम्पैक्ट ये हुआ है कि अगर पार्टी लीडरशिप कुछ कहे तो विद इन द
majority party, there can be no dissent against that. क्योंकि if you dissent, then you lose your seat. So basically, one very important check in a parliamentary system, which is that the ruling party's own members, own parliamentarians, तो वो नहीं है क्योंकि you can't dissent against your own party. तो एक तो वो है. दूसरी बात ये है कि कई देशों में जो अपोजिशन जो है उनको अधिकार मिले हुए हैं कि opposition days पार्लियामेंट में opposition can set the agenda in on certain days. opposition decides क्या डिबेट करेंगे. तो वो हमारी संविधान में नहीं है. बस सरकार डिसाइड करती है कि तभी आप देखते हैं हर बार हर सेशन में न्यूज़ में आएगा कि ऑपोजिशन चाहती है कि डिबेट हो ऑपरेशन सिंदूर पे, चाहती है कि डिबेट हो SIR पे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया. दैट्स बिकॉज हमारे संविधान में, हमारे स्ट्रक्चर में सरकार के पास एक्चुअल पावर है कि क्या डिबेट हो क्या नहीं हो डिबेट पार्लियामेंट में. तो ये एक दूसरी चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो स्पीकर जो है पार्लियामेंट में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि स्पीकर डिसाइड्स हाउ द हाउस विल बी रन एंड स्पीकर विल डिसाइड कौन से सवाल आएंगे पूछने के लिए सरकार को, कौन बोलेगा. और अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए UK इंग्लैंड में जहाँ से हमारा भी सिस्टम बोरो हुआ है, तो वहाँ पे एक ये कन्वेंशन है, रिवाज है कि एक बार स्पीकर इलेक्ट हो तो उसको पार्टी से रिज़ाइन करना पड़ेगा. आइडिया बीइंग दैट स्पीकर हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट. स्पीकर कांट सपोर्ट रूलिंग पार्टी. हमारे यहाँ स्पीकर इज़ द नॉमिनी ऑफ द रूलिंग पार्टी. सो हर बार जो है वो स्पीकर इज़ समवन जो रूलिंग पार्टी ही नॉमिनेट करती है. एंड वी हैव सीन, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट्स में हो, द स्पीकर बेसिकली रन्स द हाउस अकॉर्डिंग टू द रूलिंग पार्टीज डिज़ायर. तो एक और चेक है जो नहीं है. और चौथा चेक जो है वो अपर हाउस राज्यसभा. राज्यसभा में मान लीजिए अगर लोकसभा में एक पार्टी की डोमिनेंस है, अगर राज्यसभा में नहीं है तो फिर राज्यसभा कैन चेक द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. लेकिन वहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि अब हर एक बिल राज्यसभा हैज़ टू स्क्रूटनाइज इट, कैन अमेंड इट, सो ऑन. लेकिन मनी बिल जो है दैट राज्यसभा कैनॉट अमेंड और कैनॉट वीटो. अगर आप देखें अब हु डिसाइड्स मनी बिल है या नहीं? स्पीकर. एंड पिछले 5-6 साल में बहुत दिक्कत ये देखने को मिली है कि काफ़ी बार, मान लीजिए आधार एक्ट था, उसको स्पीकर ने मनी बिल क्लासिफाई कर दिया. क्यों? क्योंकि कुछ पैसे आते हैं फंड से आधार के लिए, और इसलिए राज्यसभा फिर वीटो नहीं कर पाए, उसको अमेंडमेंट्स पास नहीं हुए. तो अगर आप देखें एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में 4 चेक्स जो हैं सरकार के ऊपर, सरकार के अपने पार्लियामेंटेरियंस, बैक बेंच पार्लियामेंटेरियंस, ऑपोजिशन, स्पीकर और अपर हाउस, ये चारों चेक्स जो हैं हमारे सिस्टम में या तो नहीं है या तो बहुत ही वीक हैं. तो इसलिए विद इन पार्लियामेंट सरकार के ऊपर एक चेक या कंस्ट्रेंट, सरकार के पावर को कंस्ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल है. और तभी लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट इज़ डेड, पार्लियामेंट इज़ कुछ करता नहीं है. और एक और चीज़ इस बात में मैं आपको बोलूँ, लोग बोलते हैं कि डिसरप्शन क्यों होते हैं, कि चाहे बीजेपी हो 2008 में जब जेटली साहब ने कहा था कि डिसरप्शन इटसेल्फ इज़ a legitimate tool of doing politics, या चाहे अब हो डिसरप्शंस, क्योंकि ऑपोजिशन के पास कुछ स्कोप ही नहीं है विद इन पार्लियामेंट कुछ मुद्दे रेस करने के लिए. तो जो ऑपोजिशन जो भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी हो, डिसरप्शन इज़ द ओनली वे देन यू गेट योर वॉइस हर्ड as parliamentarians, which of course is very distorted way of understanding parliamentarianism. लेकिन और कोई उपाय ही नहीं है ऑपोजिशन के पास अपने मुद्दे रेस करना. तो ये हुई पार्लियामेंट की बात. तो पहला एक्सेस था फेडरल एक्सेस, दूसरा पार्लियामेंट्री एक्सेस. अब तीसरी एक्सेस आप देखेंगे तो कई जो स्टेट्स जो हैं इंडियन यूनियन में, उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है. नॉट जस्ट, अब कश्मीर ऑफ कोर्स सबसे मशहूर स्टेट थी, अब नहीं रही. 370 आप जानते हैं हटा दिया गया और उसकी पूरी अपनी कहानी है. लेकिन ऐसी और बहुत स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्टेट्स हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेशल स्टेटस है. और भी बहुत स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र जैसे है, आंध्र प्रदेश है, उनको भी स्पेशल राइट्स मिली हुई हैं संविधान में. और ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एरियाज़, जहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको भी राइट्स मिली हुई हैं. तो आप सोचेंगे कि ठीक है, ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसे आदिवासी एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारी देश की डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है, वो रिफ्लेक्ट कर दिया है इन स्पेशल एरियाज़ में. लेकिन इन यहाँ भी
अल्टीमेटली जो पावर जो है वो सेंटर के पास ही है। तो ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज में गवर्नर के पास बहुत पावर है और गवर्नर इज़ नॉमिनी ऑफ द सेंटर। सिमिलरली इन ऑल दी स्टेट, कश्मीर का तो मालूम है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी जो स्टेटस जो काफ़ी बार गवर्नर के पास पावर रहते हैं ऐसे सब। तो एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन envisages, imagines all these states, all these areas with different kinds of autonomy, लेकिन ultimately power comes back to the center. That's the third axis is that, जहाँ पे again center के पास बहुत ही power है। Fourth axis है जो हमने अभी बात की है थोड़ी देर पहले, institutions, independent institutions। तो let's see election commission, जैसे मैंने भी कहा, आप सोचेंगे कि if any body, institution in a constitution should be independent, इलेक्शन कमीशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम ही ये है रेफरी बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड वन ऑफ विच इज़ द रूलिंग पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है सबसे महत्वपूर्ण तो वो है। लेकिन हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ, और कई सालों से वही चल रहा था। अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 2 साल पहले, ये, और उस जजमेंट में ये कहा कि ये सब एक्चुअली ये जो रिवाज है कि सरकार अपॉइंट करती है वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट मेक किया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस, 3 मेंबर पार्टी बैलेंस लाने के लिए, जब तक ये एक ऐसा कानून नहीं आए जो मीनिंगफुल तरीके से इंडिपेंडेंस गारंटी कर पाए इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने कानून पास किया जिसमें अब ये है कि अपोजिशन का लीडर और फिर प्राइम मिनिस्टर और एक और मंत्री बनेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी। तो इफेक्टिवली सरकार ही अपॉइंट कर रही है इलेक्शन कमिश्नर्स को। और ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि सरकार जो अगला इलेक्शन खुद फाइट करेगी, जिसकी पार्टी फाइट करेगी, वो ही अपॉइंट कर रही है इलेक्शन कमिश्नर्स को जो इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करेंगे। और ये कोर्ट में आ गया, कोर्ट ने अभी तक फैसला इसका दिया नहीं है। और ऐसे और कई, आप देखेंगे CAG जो है, CAG जो हमारी बॉडी है, अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कमीशंस हैं वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाहर जो बाकी जो कमीशंस हैं, मान लीजिए ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो तो संविधान में है ही नहीं, वो तो कानून में है। और अगेन वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार की है। RTI लीजिए, RTI एक्ट आया 2005 में, RTI कमीशन, उसके इंफॉर्मेशन कमीशन जो है 2019 में अमेंडमेंट लाई गई उस कानून को, जिसमें सरकार का जो पावर है और अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज़ ऑलवेज असेसिंग क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बिकॉज क्लेम्स आ रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ही फिर सरकार अपॉइंट कर रही है इस तरीके से, तो फिर क्या ही इंडिपेंडेंस होगी। तो ये सब जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे कुछ लोग डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं और लोग बोलते हैं फोर्थ ब्रांच, 3 ब्रांच जो हैं, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फोर्थ ब्रांच ये इंस्टीट्यूशंस, तो उनका इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है हमारे संविधान में। और अगेन बहुत ही पावर दिया गया है सरकार को ओवर दीज बॉडीज़, एंड कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन देन हैव नॉट रियली हेल्प्ड मैटर्स टू मच। तो ये हुई चौथी एक्सिस। फिर 5वीं एक्सिस है फंडामेंटल राइट, अधिकार जो है हमारे मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं सरकार के अगेंस्ट, कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सरकार नहीं कर सकती इंडिविजुअल को, चाहे कोई भी पर्पस हो, कोई भी गोल हो, लेकिन राइट्स हैं वो ट्रम्प करती हैं सरकार के एक्शंस को। अगर आप देखेंगे उस चैप्टर पार्ट 3 जो है संविधान का, फंडामेंटल राइट्स, तो एक तरफ राइट्स दी गई हैं और अलग तरफ रिस्ट्रिक्शंस जो है उन राइट्स पे इतने ब्रॉड हैं और इतने वेग हैं कि कोई भी कानून अब सरकार पास करे कैसे कह सकती है कि हाँ देख लीजिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज़ एक्चुअली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allows detention without trial and you can't challenge that because that's in the constitution। तो जहाँ एक तरफ से अपने राइट्स दी और अलग तरफ अपने राइट्स वापस ले लिए। इनफैक्ट एक सोमनाथ लाहिरी करके थे, एक संविधान सभा में मेंबर थे, उन्होंने जब ड्राफ्ट देखा फंडामेंटल राइट्स का, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले ने लिखा है ये फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, क्योंकि आपने दी हैं इतनी सी राइट्स और इतने बड़े रिस्ट्रिक्शंस। और सोमनाथ लाहिरी ने फिर ये कहा कि अच्छा बताइए मुझे फंडामेंटल क्या है, रिस्ट्रिक्शन या राइट्स,
कि मुझे लग रहा है देखकर इस संविधान को कि एक्चुअली फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं और राइट्स थोड़ा बाद में आपने लगा दी। तो ये दिक्कत रही है बहुत समय से हमारे संविधान में कि एक तरफ से राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्शंस इतने वाइड हैं कि अगर सरकार चाहे और अगर कोर्ट्स चाहें तो यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग। एंड इन आवर हिस्ट्री अगेन कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड दीज राइट्स इन अ नैरो वे, एंड जो मैंने कहा डिफरेंस जो है स्टेट को बहुत दी है कोर्ट्स ने। तो फिर अगेन राइट्स का एक्चुअल मीनिंग जो है वो काफ़ी डाइल्यूट हो गया है ओवर द ईयर्स। और फिर आखिरी छठी एक्सिस ये एक्चुअल जनता का क्या पावर है। जैसे मैंने कहा कुछ संविधान हैं लैटिन अमेरिका में जहाँ पे अगर आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, और अगर आप लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, उनके लैंड को ले रहे हैं, तो उनके पास बहुत ही पावरफुल राइट्स हैं उसको रोकने के लिए, कम से कम अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ अधिकार नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ अगर आप देखें संविधान का जो प्रियम्बल है, इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल, सब जानते हैं वी द पीपल। उसके बाद लेकिन पूरे संविधान में पीपल कहीं बचे नहीं। तो यू हैव इलेक्शंस यस, लेकिन ऐसा आइडिया कि द पीपल हैव टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, इन लॉ मेकिंग बियॉन्ड इलेक्शंस, वो बिल्कुल नहीं है हमारे संविधान में। तो इसलिए एक्चुअली आफ्टर सेइंग वी द पीपल, the constitution disempowers the people after that because it doesn't give them any space in the constitution to participate in anything. तो इसलिए तो ये छठी एक्सेस है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को आप मिलाएं तो अल्टीमेटली जो आपको दिखता है वो है एक संविधान जो बहुत ही एग्जीक्यूटिव हैवी है, टॉप हैवी जिसे हम कहते हैं। एग्जीक्यूटिव को बहुत पावर देता है और जो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, स्टेट्स हों, पीपल हों या इंस्टीट्यूशंस हों, उनको डिसम्पावर करता है। एंड ओवर लास्ट 70 ईयर्स जो कोर्ट्स ने जजमेंट्स दी हैं वो जो मैं कहता हूँ सेंट्रलाइजिंग ड्रिफ्ट एक है। तो जहाँ पे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एम्बिग्विटी हो या वेगनेस हो, जहाँ पे दो रीडिंग्स पॉसिबल हैं, वन प्रो सेंटर एंड वन प्रो डिसेंट्रलाइजेशन, तो विद अ फ्यू एक्सेप्शंस courts have mostly gone with the centralizing reading. So this combination of the constitutional text and design with the court's judgments has led to what I call the centralizing drift over the years. And that is where we are now, in the present day. तो जैसे 6 एक्सेस आपने बढ़िया बताए उसमें कैसे हो रहा है सेंट्रलाइज पावर एंड हाउ द सिचुएशन इज, थोड़े एग्जांपल्स आपने दिए, पर आपने इस इशू के साथ आई थिंक 10-15 साल तो आप जूझ रहे होंगे। हाँ। तो आपके पास कोई सोल्यूशन भी होंगे जो आपने सोचे होंगे कि कैसे आप एग्जीक्यूटिव और सिटीजन को एक ही डाइनिंग टेबल पे लाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सोल्यूशन एक्चुअली बस मेरे नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे इतिहास में काफ़ी लोगों ने सोल्यूशंस दिए हैं राइट फ्रॉम 1920s। इनफैक्ट 1920s में इन द प्रिंसली स्टेट्स काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चले कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो वैसे मैसूर फॉर एग्जांपल, काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि पॉपुलर सॉवरेंटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। सो फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस ये राइट टू रिकॉल, अगर मान लीजिए एक पार्लियामेंटेरियन काम नहीं कर रहा तो पीपल हैव द राइट टू रिकॉल दैट पार्लियामेंटेरियन इफ सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स आर मेट, ऑल ऑफ दैट। सो दीज आइडियाज वर देयर इन 1920s। बहुत ही डिसेंट्रलाइज स्टेट जहाँ पे एक्चुअली सेंटर के पास जो पावर्स हैं वो हैं फॉरेन अफेयर्स के, कम्युनिकेशंस के, डिफेंस के, लेकिन उसके अलावा काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन हो, लोकल लेवल पे पावर एक्सरसाइज हो। तो ये आइडियाज़ 1920s में थे। फिर ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एक तो डोमिनेंट ऑफ कोर्स आइडिया वाज द कांग्रेस आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज स्टेट, लेकिन M.N. रॉय करके एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक संविधान प्रपोज किया जिसमें काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन थी। और अगेन ये सब आइडियाज़ की एक्चुअली लोकल लेवल पे लोग पार्टिसिपेट करें इन गवर्नेंस, इन लॉ मेकिंग, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में था। एक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन थी, नॉट गांधी बट गांधी सेक्रेटरी wrote that, which again was very interesting. These ideas were there of decentralization कि actually local level पे decision हो और जो higher level पे जो सरकार हो, that सरकार has to coordinate these local level organizations. It can administer how they work, but power जो है that has to actually be with the people at the most basic level.
And as you go higher and higher, the power becomes less and less. So the power is more to then coordinate how all these bodies are working, but not to coerce and not to actually impose solutions. Then during when Indira Gandhi was defeated, emergency के बाद जनता पार्टी जब आई, उस टाइम एक बहुत ही स्वीपिंग अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन की, which tried to undo many of Indira Gandhi centralizing ideas. लेकिन वो for example जो education Indira Gandhi had shifted from state list to concurrent list, and अभी आप देखिए जो सब है ना controversy, NEP, all of that, तो Indira Gandhi actually shifted education from a state subject to concurrent subject, thus giving union primacy, because अगर एक union law है और अगर एक state law है तो union law को primacy मिलती है. तो जनता पार्टी आई, जनता पार्टी ने काफ़ी कुछ इंदिरा गांधी का अंडू किया, लेकिन फॉर एग्जांपल ये चीज़ अंडू नहीं की, तो एजुकेशन फिर रही कंकरेंट लिस्ट में. और अब जो सारा चल रहा है, जो दिक्कत NEP और सब इसी उसका कारण यही है कि एजुकेशन इज नाउ कंकरेंट सब्जेक्ट. तो इसलिए काफ़ी ऐसे आई थिंक मौके रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, काफ़ी आइडियाज़ आए हैं लोगों के कि थोड़ा एक डिसेंट्रलाइज्ड सी एक पॉलिटी हो. काफ़ी आइडियाज़ आए हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, जैसे कि अगर वही मैंने कहा जैसे जो हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, तो लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें मैंडेटरी है, तो वो संविधान में लाया जाए, लॉज में बस नहीं रहे. तो ऐसे काफ़ी सोल्यूशंस हैं, ऐसे काफ़ी आइडियाज़ हैं जो प्रेजेंट हुए हैं हमारे इतिहास में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डोमिनेंट विजन रहा है वो ऑलवेज सेंट्रलाइजिंग स्टेट का रहा है, और उसी विजन, दैट विजन इज व्हाट डोमिनेट्स आवर इमेजिनेशन टुडे आल्सो. लेकिन आई थिंक इफ एनीवन वांट्स टू सी अल्टरनेटिव्स, जैसे मैंने कहा हमारे इतिहास में बहुत ही मिलेंगे अल्टरनेटिव्स. वी डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील फ्रॉम स्क्रैच. इट्स नॉट कि मैं ऐसा एक फिलोसफर होकर मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये करते हैं. बहुत ही उदाहरण है हमारी हिस्ट्री में कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के. मतलब एजुकेशन अगर स्टेट सब्जेक्ट होगा तो उसका क्या आउटपुट होगा ये हम इजीली मेजर कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एजुकेशन हो या मान लीजिए हमने अपने संविधान से हमने हटा दिया डिटेंशन विदाउट ट्रायल, वेरी इजी थिंग टू डू. देन द स्टेट लूजेस दैट एबिलिटी टू कोअर्स पीपल, बिकॉज यू कैन नॉट डिटेन समवन विदाउट ट्रायल एनीमोर. सो ऑल ऑफ दैट, ऐसे बहुत सोल्यूशंस हैं काफ़ी जो हम कर सकते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि जो भी ऑपोजिशन में होता है उसको बहुत ही चुभती है कि इतना पावर क्यों है सेंटर के पास. जैसे ही वो ऑपोजिशन आती है पावर में, मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छे कानून हैं, हम लेट्स यूज देम. भी ये हमने देखा रहा है इतिहास में. बीजेपी इन ऑपोजिशन फॉर एग्जांपल वाज वेरी स्ट्रांग ऑन स्टेट्स राइट्स. अब आए हैं सेंटर में तो आप देख ही रहे हैं क्या उनके व्यूज हैं स्टेट्स राइट्स को लेकर. काफ़ी लोग रो रहे हैं GST नहीं देते, नरेगा का पेमेंट नहीं देते हैं. बट या इसमें एक अच्छी एक इमेजिनेशन है जैसे आपने समझाया, ये जो 6 चीज़ें हैं. और प्लस इट्स एन इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स. अगर ये चेक्स एंड बैलेंसेस अगर हो तो तब हमारा जो पार्लियामेंट है वो कितना वाइब्रेंट होगा और बाहर का सिटीजन कितना पार्टिसिपेटिव होगा, वो आई थिंक तब पता चलेगा. अभी तक genuinely try नहीं किया है हमने, तो because like I said, British state was heavily centralized. And this is actually very interesting because कुछ ऐसे members थे assembly में जिन्होंने कहा कि आपने basically 75% of the Government of India Act is the new constitution. So what independence, क्या आज़ादी, क्या मतलब क्या है अगर आपने इतना कुछ लिया है ब्रिटिश एक्ट से. तो अम्बेडकर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया. अम्बेडकर ने कहा कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं हमने बस वही लिए हैं, बाकी सब कुछ तो हमने अपना नया बनाया है. लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन है, नागरिक जो है, उसका इंटरेक्शन तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो है, पावर वहीं पे है. संविधान का जो पावर जो है स्ट्रक्चर में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें है. अगर वो आपने पूरा ब्रिटिश टाइम से लेकर डाला है तो फिर ऑब्वियसली अल्टीमेटली संविधान जो है वो वैसा ही संविधान होगा, पावर स्ट्रक्चर्स वैसे ही होंगे. डेमोक्रेसी आई है लेकिन पावर को आपने डेमोक्रेटाइज नहीं किया है क्योंकि आपने वही स्ट्रक्चर यूज़ किया है. तो फिर अब हम उसका नतीजा आप देख रहे हैं हम. तो एक्चुअली आई थिंक जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, जो स्टेट को डेमोक्रेटाइज करना हो, स्टेट को इतना पावर नहीं देना हो,
वो अभी तक ट्राई नहीं हुआ है इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद। कुछ कुछ जगहों पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लोकल लेवल पर, लेकिन एक सीरियस एक्सपेरिमेंट वैसा नहीं हुआ है कि कैन वी लिव विदाउट दिस सेंट्रलाइज्ड स्टेट। वी हैवंट ट्राइड दैट येट। और एक चीज़ जो जिसके बारे में डिस्कस करके कोई पॉइंट नहीं है वो है मीडिया, जो तो चौथा मीडिया ओनरशिप चौथा स्तंभ में वो 8वां स्तंभ है, पता नहीं कहाँ है। तो एक टाइम पे ये मीडिया भी था जो रिपोर्ट करता था, वो भी एक सिटीजन राइट का एक पर्सपेक्टिव होता था इनमें, अब तो नहीं दिख रहा। Yeah. But thank you so much, it was great Thank you. talking to you. Yeah, and clap.